Student, this is time your Hindi class. I am your हिंदी टीचर एस.के. उपाध्याय। आज के लेक्चर में हम लोग क्षितिज गद्यखंड चैप्टर 2 लहासा की ओर नामक पाठ को पढ़ेंगे और इसकी विषय वस्तु को जानेंगे कि लेखक राहुल सांस्कृत्यायन ने अपने यात्रा वृत्तांत में लहासा के बारे में क्या चीज़ें लिखे हुए हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं। इनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। मतलब उसके आसपास का इलाका सुनसान था, लेकिन जो चीनी पलटन ने अपने लिए दुर्ग बना रखे थे उसमें जो किसान रहने लगे थे, तो वहाँ थोड़ी सी आबादी दिखाई पड़ती थी। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त का मतलब त्यागा हुआ। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। अच्छा, तिब्बत के समाज की विशेषता भी यहाँ लेखक साथ ही साथ में बताता जा रहा है। वहाँ की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ तिब्बत के समाज का स्थिति का भी वर्णन अपने इस यात्रा वृत्तांत में लहासा की ओर नामक पाठ में कर रहा है। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना ही औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। मतलब ऐसे भिखमंगे जिनकी वेशभूषा बहुत ख़राब है, उनको घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हैं। मतलब कोई जो राहगीर है वो वहाँ घर के अंदर जा सकता था, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो। मतलब अपरिचित कोई व्यक्ति है, क्योंकि उतनी समय कोई रास्ते में जो यात्री चलते थे उनके लिए कोई दुकानें या ढाबे इस तरीके की चीज़ें नहीं होती थी, तो लोग वहाँ जो बस्ती मिलती थी उनसे सहायता लेते थे। मतलब अपने पास से सामान दे देते थे तो वो लोग उस चीज़ों को बना के दे देते थे। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। अच्छा, वहाँ चाय का जो बनाने का जो तरीका था वो भी बिल्कुल क्या था, अनोखा था। चाय में वो लोग मक्खन और सोडा डालते थे। वह चाय चोंडी में कूट कर उसे दूध वाली, चोंडी का मतलब एक तरीके से खल समझ लिए, कूटने के कोई बर्तन, दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। मतलब एक तरीके से जिसको वो लोग खोटी कहते थे, हम लोग केतली कहते हैं। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा। मतलब कि कुछ मक्खन हो सकता है कि वो लोग चोरी कर लें, तो आप खुद जाकर चोडी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, मतलब लेखक अपने बारे में बता रहा है, तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए।
यहाँ भी सुमति के जान पहचान। सुमत क्या था, एक बौद्ध भिक्षुक था और वहाँ के स्थानीय लोगों से उसकी जान पहचान अच्छी थी और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। लेखक बता रहा है कि जब 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, मतलब अच्छे यात्री के वेश में, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छठ पीकर बहुत कम होशवास को दुरुस्त रखते हैं। छठ एक प्रकार का वहाँ शराब की तरह एक मादक जो है द्रव होता था, जिसको वो तिब्बती समाज में लोग पीते थे और उसको वहाँ के समाज में बुरा नहीं माना जाता था। अब हमें सबसे निकट डांडा थोड़ला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते थे। अत्यंत सुनसान यानी वीरान स्थान था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूकें लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला मांगने के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कभी वैसी सूरत देखते, मतलब डाकुओं वाली, कि कोई डाकू न हो, टोपी उतार कर जीभ निकाल कर कुची कुची वहाँ का जो है भाषा थी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दया दया, एक पैसा कह के भीख मांगने लगते। मतलब लोगों को ये ना शक हो कि ये भिखमंगे नहीं हैं। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है। मैंने सुमत से कहा कि यहीं से लड़कोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चलेंगे। स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं और इस व्याख्या से संबंधित जो बोधात्मक प्रश्न दिए जाएंगे उन बोधात्मक प्रश्नों को उत्तर करके आपको ग्रुप में सबमिट करना है और उनको आपको होमवर्क की कॉपी में करना है।